अपने लोग लास्ट क्लास कॉस्ट वाला डेफिनेशन तो पढ़ लिए थे, 4.3 वाला जो यूनिट है उससे चालू करने, क्योंकि यहाँ से 4.3 और नेक्स्ट यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो प्रैक्टिकल सब में काम आएगा और आपके एमसीक्यू में भी बहुत काम आएगा। तो कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सर, एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, चाहे वो एक्चुअल हो या नॉशनल हो, कोई स्पेसिफाइड एक्टिविटी के लिए जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। हम लोग ये टर्म पढ़ लिए थे सर लास्ट क्लास में। कॉस्ट है कितना टाइप का होता है हम लोग पढ़े थे सर, आउट ऑफ पॉकेट, हम लोग पढ़े थे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम लोग पढ़े थे संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट। ये टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? हम लोग ये भी पढ़ चुके थे अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल या कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है। आज हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर क्या होता है। सर कॉस्ट सेंटर मतलब वो मेरा डिपार्टमेंट या ब्रांच जहाँ पे खर्चा हो रहा है, वो कलेक्टिंग प्लेस फॉर कॉस्ट जहाँ पे खर्चा लग रहा है। जैसे मान लो मेरे 4 डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सारे मेरे कॉस्ट सेंटर कहलाएंगे। अगर मेरी 4 ब्रांचेज है, कोलकाता ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच, ये सारी मेरी कॉस्ट सेंटर्स कहलाएंगी। तो हर वो प्लेस जहाँ पे खर्चे का डिटेल मेंटेन हो रहा है और जहाँ अलग अलग खर्चा लग रहा है और वो रिकॉर्ड करके फिर भेजते हैं, उसी को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे बोला कॉस्ट सेंटर कोई प्रोडक्शन सेंटर हो सकता है, कोई सर्विस सेंटर लोकेशन हो सकता है, एक्टिविटी वाइज हो सकता है। तो ये सब हो गया आपका कॉस्ट सेंटर। क्लियर है मीनिंग? सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया था, बता दीजिए। कॉस्ट सेंटर का मतलब तुम्हारा अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अगर खर्चा लग रहा है तो वो डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। और अगर तुम्हारा अलग अलग एरिया वाइज भी कॉस्ट लग रहा है, कोलकाता का अलग, दिल्ली का अलग, मुंबई का अलग, चेन्नई का अलग, तो वो ब्रांचेस को भी कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। अब क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये बोलता है कि तुम किस पर्पस के लिए खर्चा कर रहे हो। जैसे सेल्स के लिए खर्चा कर रहे हो या गेस्ट आए उनके लिए खर्चा कर रहे हो, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस के लिए तुम खर्चा कर रहे हो, वो होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और आखिरी टॉपिक आता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा है, मेरा मशीन के लिए खर्चा लगा 2 लाख रुपया, मशीन का मेंटेनेंस के लिए 2 लाख लगा और मशीन चला मेरा 20,000 आवर, तो पर आवर कितना कॉस्ट लगा? मशीन का मेंटेनेंस का खर्चा लगा 2 लाख रुपया और मेरा मशीन चला 20,000 आवर्स, 10 रुपया पर आवर लगा, इसी को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। तो 10 रुपया पर मशीन आवर बोला हम। वैसे मान लो मेरे लेबर टोटल 2 लाख रुपया ले रहे हैं और मेरे यहाँ टोटल 100 लेबर है, तो पर लेबर मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है? 2,000 रुपया। तो ये हो गया पर लेबर। वैसे मान लो मेरा मशीन को हमको 10 बार सेटअप करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है 10 बार मशीन को, और हर बार टोटल जो मेरा सेटअप कॉस्ट है वो 50,000 रुपया लगता है। तो हर बार सेटअप करने का कॉस्ट कितना लगा? 5,000 रुपया पर सेटअप, 5,000 पर सेटअप बोलेंगे हम। तो ये देखो जो बोला ना पर सेटअप या पर मशीन आवर, पर लेबर आवर, यही होता है कॉस्ट यूनिट। जो हम ब्रेकिंग कर देते हैं कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरी में पर यूनिट वाइज। अब वो यूनिट लेबर हो सकता है, वो यूनिट मशीन आवर हो सकता है, वो यूनिट नंबर ऑफ सेटअप हो सकता है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। क्लियर है ये बात? अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॉस्ट यूनिट क्या लेता होगा? किलोवाट पर आवर या मेगावाट पर आवर ऐसे बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले, पर मेगावाट इतना कॉस्ट पड़ा। सीमेंट वाले कैसे बोलते होंगे? पर मेट्रिक टन।
ऑटोमोबाइल वाले नंबर ऑफ व्हीकल्स पर व्हीकल इतना रुपया कॉस्ट पड़ा। सीए फर्म या ऑडिट फर्म होता है वो कैसे बोलते हैं, पर ऑडिट फाइल इतना रुपया खर्चा पड़ रहा है। होटल वाले कैसे बोलते हैं, पर रूम पर डे। हॉस्पिटल वाले पर पेशेंट पर डे। गुड ट्रांसपोर्ट वाले पर टन या पर किलो। पैसेंजर वाले पर पैसेंजर पर किलोमीटर। इसी को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। अब एग्जाम में तुमको ऐसे ही दे के पूछेगा, ट्रांसपोर्ट वाले पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कैसे डिटरमाइन करते हैं, तुम क्या बोलोगे। गुड ट्रांसपोर्ट वाले अगर पूछेगा तो 4 MCQ में, तो टन किलोमीटर के हिसाब से, पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले कॉस्ट डिसाइड करते हैं। तो ये तुमको पूछेगा MCQ में, और यही तुम्हारा आगे जाके कॉस्टिंग में एक चैप्टर आएगा। जो लोग बीकॉम ग्रेजुएट है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम आनंद, वो लोग एक बार कॉस्टिंग पढ़े, एक चैप्टर पढ़ते थे ना, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग, जिसमें वो तुमको निकालना पड़ता था कि पर किलोमीटर बस का कितना चार्ज पड़ा। हाँ सर। वही चैप्टर का बात यहाँ पे हो रहा है। तो एग्जाम में तुमको ऐसे पूछेगा कौन सा इंडस्ट्री किस बेसिस पे अपना कॉस्ट पर यूनिट डिटरमाइन करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं टैक्सी चलाता है टैक्सी, तो मेरा कॉस्ट यूनिट क्या होता, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। हाँ सर, किलोमीटर के हिसाब से। पर पैसेंजर पर किलोमीटर। हाँ सर। गलत जवाब। टैक्सी वाला क्या पर पैसेंजर भाड़ा लेता है तुमसे, तुम 4 आदमी अगर टैक्सी बुक करके जाते हो, जब हम शटल टैक्सी नहीं बोला था यहाँ पे, तो किलोमीटर के हिसाब से। हाँ, खाली किलोमीटर। वेरी गुड। तो टैक्सी वाला ओनली किलोमीटर के हिसाब से। तुम जा रहे हो मान लो टैक्सी बुक करके यहाँ से धमतला, तो किलोमीटर के हिसाब से धमतला तक का भाड़ा डिसाइड होगा। अगर सॉल्टलेक जा रहे हो तो सॉल्टलेक तक कितना किलोमीटर हो, उसके हिसाब से भाड़ा डिसाइड होगा। तो वो पैसेंजर किलोमीटर नहीं लेता, पर पैसेंजर पर किलोमीटर वो लेता ओनली किलोमीटर में। अगर हम बोलते तुम सिनेमा हॉल जा रहे हो, मूवी थिएटर, वो लोग कैसे कॉस्ट यूनिट बोलेंगे, वो तो पर हेड होगा ना भैया। पर हेड, पर शो भी, पर पर्सन, पर शो। हाँ। अगर खाली पर पर्सन बोलोगे ना बेटा, तो फंसोगे कहाँ पता है। हम बोलेगा अच्छा ठीक है, मेरा पैसा ले लो और हम चारों शो देख के निकलेगा। वो मानेगा क्या कि हम एक टिकट में 4 बार मूवी देख लें? नहीं। अगर वो खाली पर शो बोल दे तो बोलेगा अच्छा ठीक है, एक शो का 100 रुपया, हम 10 आदमी को लेके घुसेगा। 100 रुपया ले लो, 10 आदमी को जाने दो, वो भी नहीं मानेगा। वो बोलेगा नहीं, पर पर्सन पर शो 100 रुपया। अब अगर तुमको 2 शो देखना है और तुम लोग 3 लोग हो, तो पर पर्सन पर 100 रुपया, यानी 3 × 100 × 2, है ना। हाँ सर। तो ऐसे ही ये लोग डिसाइड करते हैं। इसी को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। तो एग्जाम में ये पार्ट बहुत काम का है। तुमको इंडस्ट्री का नाम देके बोलेगा बताओ कौन सा यूनिट कॉस्ट यूनिट फॉलो होता है। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, जो अभी तुमको हम बोला ना ऊपर, हम किससे डिवाइड मार रहे हैं, हम मशीन आवर को किससे डिवाइड मारा, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, सॉरी मशीन आवर से डिवाइड मारा, टोटल मशीन आवर से। हम लेबर लोगों ने पेमेंट किया, टोटल नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड मारा। हम बोला मशीन मेरा 50,000 रुपया सेटअप कॉस्ट लगता है, हम डिवाइड किससे मारा, कितनी बार सेटअप करते हैं, नंबर ऑफ सेटअप, है ना। यही तो किया हम। मान लो मेरा कैंटीन एक्सपेंस लग रहा है 2 लाख रुपया, तो हम किससे डिवाइड मारेगा, नंबर ऑफ लेबर से। लेबर लोग जाके कैंटीन में खाना खा रहा, नंबर ऑफ लेबर या एम्प्लॉय जो भी बोलो, हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड मारे। तो ये जिस फैक्टर से हम डिवाइड मार रहे हैं ना, देखो डिवाइड मारने के बाद जो आंसर आ रहा है वो होता है कॉस्ट यूनिट, और जिस फैक्टर से हम डिवाइड मार रहे हैं उसी फैक्टर को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो अगर हमको मशीन सेटअप कॉस्ट पता है तो हम नंबर ऑफ सेटअप से डिवाइड मारेंगे। अगर हमको मेरे को दिन में 10 बार गुड्स को इंस्पेक्शन करना पड़ता है, मेरा टोटल इंस्पेक्शन का खर्चा लगता है मान लो 50,000 रुपया, और दिन में 3 घंटा लगता है इंस्पेक्शन के लिए, तो हम 50,000 को 3 आवर से डिवाइड मारेंगे ना, पर आवर इंस्पेक्शन कॉस्ट आ जाएगा मेरा।
हाँ सर। तो जो पर आवर आंसर आएगा वो हो गया कॉस्ट यूनिट, और ये जब डिवाइड मारा इंस्पेक्शन आवर्स से, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ऑर्डरिंग कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड मारेंगे, डिलीवरी कॉस्ट को नंबर ऑफ डिलीवरी से डिवाइड मारेंगे, है ना। यही होता है कॉस्ट ड्राइवर। तो तुम्हारे यहाँ काम का 3 इंपॉर्टेंट टर्म था जो प्रैक्टिकली बहुत वैलिड था। एक होता है कॉस्ट यूनिट, मतलब वो जो पर यूनिट निकालते हो, पर मशीन आवर इतना रुपया लगा, एक घंटा मशीन चला तो 3 रुपया लगा, एक लेबर को 200 रुपया देना पड़ा, वो पर जो निकल के आंसर आ रहा है वो हो गया कॉस्ट यूनिट। जिससे डिवाइड मार रहा है वो हो गया कॉस्ट ड्राइवर। और जिस टर्मिनोलॉजी में बात करते हो, पर टन पर किलोमीटर, पर शो पर पर्सन, ये जो डिसाइड करते हैं इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट। ठीक है। हाँ सर। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म है थ्योरेटिकली, इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी आएगा सब प्रैक्टिकल काम का है, अब थ्योरी नहीं रहेगा उतना ज्यादा। कॉस्ट एलोकेशन और कॉस्ट अपोर्शनमेंट किसको बोलते हैं? जब हम किसी कॉस्ट को प्रोडक्ट वाइज बांटे या डिपार्टमेंट वाइज बांटे, उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। जैसे मैं एग्जांपल देते हैं, मेरा एक सुपरवाइजर था, वो सुपरवाइजर टोटल महीना का 20,000 का सैलरी लेते हैं, ठीक है। और मेरे फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट बनते हैं, मेरे फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट बनते हैं। हम बनाते हैं सोप, हम बनाते हैं डिटर्जेंट, और हम एक चीज बनाता है, ऐसे ही कोई आइटम और बोलो, साबुन डिटर्जेंट और साबुन और डिटर्जेंट टाइप एक और आइटम, हैंड वॉश। ठीक है। मेरा एक फैक्ट्री है जहाँ पे ये तीनों आइटम बनता है, साबुन डिटर्जेंट और हैंड वॉश। और उसके लिए हमको एक सुपरवाइजर रखना पड़ा जो इन प्रोडक्ट के बनने पे नजर रखते हैं। वो टोटल 20,000 सैलरी लेगा ना, सुपरवाइजर तो आइटम वाइज तो सैलरी लेगा नहीं। सुपरवाइजर तो पूरा नजर रखने का 20,000 रुपया महीना ले रहा है, वो आ रहा है सुबह से शाम तक नजर रख रहा है, सब डिपार्टमेंट में घूम घूम के, और अपना महीना का 20,000 रुपया लेके चला जा रहा है। यही होता है ना फैक्ट्री में। तो सर आपको ये सुपरवाइजर को 20,000 दिया, अब समझ गए हम बात, लेकिन आप इसको प्रोडक्ट वाइज अपने लिए तो बांटेंगे ही ना, ताकि आप साबुन का कॉस्ट निकाल पाए अल्टीमेटली। हाँ। कैसे बांटेंगे सर? कितना साबुन बन के निकला वो बोलिए। मान लो मेरा 5,000 साबुन बना, मान लो मेरा 3,000 डिटर्जेंट बना, 3,000 पैकेट, और मान लो मेरा 2,000 पैकेट हैंड वॉश बना, तो 5:3:2 में इस 20,000 को बांट दोगे। हाँ बांट दोगे ना। इस बंटवारा करने को बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। इस बंटवारा करने को बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। ठीक बात। हाँ सर। अब दूसरा होता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। ये क्या बोला? व्हेन आइटम कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली चार्ज्ड। सॉरी मेरा एक गलती हो गया, ये जो एग्जांपल दिया ना हम, ये कॉस्ट अपोर्शनमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे ये 20,000 डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कितना साबुन, कितना डिटर्जेंट और कितना हैंड वॉश। एग्जैक्टली सुपरवाइजर किस टाइम किस चीज पे कितना ध्यान रखा है ये निकाल सकते हो क्या? नहीं, वो तो नहीं निकलेगा। चल सुपरवाइजर तो घूम घूम के देख रहा था, वो कितना देर साबुन को देखा और कितना देर डिटर्जेंट पे ध्यान दिया और कितना देर हैंड वॉश वाला आइटम को बनते हुए देखा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है जानना कभी, है ना। तो सर वहां पे जब हम बंटवारा कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। जब हमको डायरेक्टली कनेक्शन नहीं पता वो होता है अपोर्शनमेंट। ठीक है। लेकिन अगर हमको तीनों प्रोडक्ट का कोई खर्चा अलग अलग पता है, जैसे रॉ मटेरियल साबुन के लिए कितना लगा, रॉ मटेरियल हैंड वॉश के लिए कितना लगा, और रॉ मटेरियल डिटर्जेंट के लिए कितना लगा, जब अलग अलग पता है ये तो हाँ सर। तो इसको जब अलग लिखते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। तो जब डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट से कनेक्टेड खर्चा है
उसको जब उसको उन डिपार्टमेंट्स में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है कॉस्ट एलोकेट करना, ठीक है। और जब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं पता हमको, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एक्यूरेटली, जब उस खर्चों को बंटवारा करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। बात क्लियर है? हाँ सर। क्योंकि ये बहुत काम आएगा तुम्हारे आगे जाके क्वेश्चन में, यहाँ उतना काम नहीं आएगा इस सब्जेक्ट में, यहाँ तो थ्योरेटिकली एमसीक्यू में पूछ लेगा। अगला टॉपिक आता है अगेन थ्योरेटिकली, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तुम लोग अकाउंट थोड़ा बहुत पढ़े हो और तुम लोग ऑडिट पे गए तो ये भी सुनोगे एक टर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के एक चीज होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता है, ICAI बनाता है, CA इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। वैसे ही सर कॉस्टिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड्स होती हैं। ये स्टैंडर्ड्स होता क्या है सर? सर ये टाइप का गाइडलाइन है जिनको फॉलो करने से आपका काम आसान होगा, अच्छा होगा, ठीक बात। ये गाइडलाइन है, कंपल्सन नहीं है कि फॉलो करना पड़ेगा एग्जैक्टली, लेकिन कंपनियां इनको एग्जैक्टली फॉलो करती है, वो अलग बात है। तो सर जैसे अकाउंट्स में वैसे कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स भी है कुछ, उन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो सब कोई मानते हैं। इसको कौन बनाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। किसके साथ मिलके? तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ मिलके, ICMAI के साथ मिलके, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, ICMI जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलके ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बोल के बोर्ड है, ये दोनों मिलके कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। कुछ ऐसा गाइडलाइंस जो सबको फॉलो करना चाहिए ताकि कॉस्टिंग का जब डिटेल फैक्टरीज में कैलकुलेट हो तो सही ढंग से कैलकुलेट हो, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ सर। आज तक ऐसा कितना कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन चुका है? टोटल 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 11 गाइडेंस नोट्स है, ठीक है। 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और 11 गाइडिंग नोट्स है। सर वो 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ये रहा लिस्ट। सर क्या नाम और नंबर याद रखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, MCQ में इजीली एक तो दे देगा, बोलेगा बताओ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर किस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम देके बोलेगा बताओ कौन सा नंबर में लिखा हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, वो बताता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो तुम अभी ऊपर पढ़े ना, एलोकेबल, अनएलोकेबल, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये बंटवारा कौन सिखाया? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तुम्हारे बिजनेस का कैपेसिटी कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स क्या होता है? सब मटेरियल लेबर को छोड़ के जितने खर्चे हैं बाकी सबको ओवरहेड बोलते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले तो अदर कॉस्ट, बट यहाँ बोलना मत अदर कॉस्ट या अदर एक्सपेंसेस, यहाँ ओवरहेड ही बोलना, क्योंकि जब अदर एक्सपेंसेस बोलते हैं या अदर कॉस्ट बोलते हैं उसका मतलब नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है सर, ये खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सर रॉ मटेरियल लेबर को छोड़ के जितना भी अदर एक्सपेंसेस सब ओवरहेड है। तो ये ओवरहेड कौन सा क्या है, कौन सा डायरेक्ट ओवरहेड है, कौन सा इनडायरेक्ट ओवरहेड है, ये कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तुम्हारा यहाँ पे कितना कंजम्पशन हो रहा है रॉ मटेरियल का, वो कैलकुलेशन का तरीका सिखाता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ट्रांसपोर्टेशन का जब कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है वो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 5 बताता है। मटेरियल के लिए कॉस्ट स्टैंडर्ड 6 है, लेबर के लिए कॉस्ट स्टैंडर्ड 7 है। 9 बताता है कॉस्ट का यूटिलिटीज, पैकिंग वगैरह का खर्चे का कैसे कैलकुलेशन करे, कैसे उसको प्रेजेंट करे, वो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 9 बताता है। 10 बताता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एडमिन ओवरहेड बताता है 11, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस बताता है 12, कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड कॉस्ट सेंटर बताता है 13, पॉल्यूशन कंट्रोल का 14, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 15, डेप्रिसिएशन का 16, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट का 17, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो कॉस्ट हो उसका कैलकुलेशन और कैसे उसको प्रेजेंट करे वो बताता है 18, ज्वाइंट कॉस्ट का बताता है, अगर एक कोई पर्टिकुलर आइटम बन रहा है, 2 आइटम बन रहे हैं लेकिन कॉस्ट टोटल मिला के 1 लग रहा है, उसका बंटवारे का तरीका बताता है 19,
ये सब तुम्हारे इंटर में जाके चैप्टर बन जाएंगे। इनमें से कई एक, सब नहीं, कई एक चैप्टर बन जाएंगे। रॉयल्टी वगैरह का कैलकुलेशन का प्रेजेंटेशन का तरीका बताता है कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 20। क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो वो बताता है 21। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे फिक्स करें वो बताता है 22। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कैसे फिक्स करें वो बताता है 23। रेवेन्यू का ट्रीटमेंट कैसे करें, मतलब जो कमाई है उसको कैसे शो करें वो 24 बताते हैं। तुम्हारे सिलेबस में ये सब नाम याद रखने का खाली तुम्हारा जिम्मेदारी। कैसे याद रखेंगे सर ये सब नाम, तो भूल जाएंगे हम। मेरे पास एक ट्रिक है। सर क्या ट्रिक है? डेली सुबह उठना, 4 नाम करके याद करना, 5 नाम करके चलो। डेली सुबह उठना, 5 नाम रटना, 15 मिनट तक या 10 मिनट तक 5 नाम याद करना। अगला दिन सुबह उठना, पहला 5 को एक बार बिना देखे रिकैप मारते हुए अगला 5 याद करना। तो 24 याद करने में कितना दिन लगेगा? 5-5 करके याद करेंगे तो 5 दिन। छठा दिन से और लेके 10वां दिन तक, मतलब छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां दिन, वो 5 दिन तक दोबारा इन सबको एक बार रोज सुबह उठ के 2 बार खाली रीड करना और ब्रेन में हल्का हल्का रिकैप मारते रहना, हल्का हल्का, जोरदार नहीं। 10 दिन बीत गया, आज कितना तारीख है? 15 तारीख। 10 दिन बीतेगा मतलब कितना तारीख आ जाएगा? 25 तारीख। हाँ, तो बस उसके बाद से अगले 5 दिन तक बिना देखे कितना याद आता है वो ट्राई मारना। तो 30 तारीख आ गया और उसके अगले 5 दिन डेली उठना, 10 मिनट में 24 नाम एक जगह लिखना सीरियलिटी के साथ। ट्राई करना, जब भूलो तो बुक खोल के देखना, तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे मन में, मस्तिष्क में वो छप गए और तुम कभी नहीं भूलोगे उसको इस जिंदगी। हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे ही याद है, हमको सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद है। क्यों याद है? क्योंकि हम ये तरीका फॉलो किया था। पहला 5 दिन तोड़ लिया, 5-5 करके याद करेंगे और पहला वाला 5 को रिकैप करते रहेंगे। अगला 5 दिन एक बार सबको डेली पढ़ेंगे बैठ के, 10 मिनट सुबह, कोई घंटा 2 घंटा नहीं देना है बैठ के, डेली 10-10 मिनट मॉर्निंग में उठते ही। ब्रश कर रहे हो तब ब्रेन में रिकैप मार रहे हो कि क्या था 5 तो नहीं याद है, अब खोल के देख लियो, अच्छा ये वाला मिस हुआ मेरा, कोई बात नहीं। ऐसे करो डेली 5-5 करके अगला 15 दिन तक, 15-20 दिन, तुम देखोगे एग्जाम के पहले तुमको पूरा मुंह में याद हो गया। क्यों से इतना रटना क्या जरूरी है? एक ही तरह से क्यों आएगा? जरूरी नहीं है एक आएगा, 2-3 भी आ सकता है। वो 2-3 नंबर फोकट का है क्योंकि उसमें कोई ब्रेन वर्क नहीं है, बस याद रहा, मार्क किए निकले, तो वो नंबर खोनेगा नहीं। और ये आगे काम ही आएगा, इसलिए भी याद करने बोल रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर में भयानक काम आएगा क्योंकि तुम्हारा यही सिलेबस रहेगा आगे जाके, तुमको याद करने ही पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बोला था ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है कि कैसे कॉस्ट को क्लासिफाई किया गया। तो यही पार्ट लास्ट थ्योरी है, इसके बाद प्रैक्टिकल है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर ये बताता है कॉस्ट को कितने हिस्से में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का ग्रुपिंग या उसका बंटवारा। ठीक बात? तो देखो क्या बताया ये बोला अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर मतलब उसका आदत, आदत के हिसाब से कॉस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, जिसको तुम लोग ओवरहेड के नाम से जानते हो। तो 3 कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू द नेचर बांटा, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। फिर बोला ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो बता सकता है? सर जिसको आइडेंटिफाई कर पाए वैसा कुछ। हाँ, जिसको कनेक्ट कर पाए प्रोडक्ट से या नहीं कर, जो ऊपर पढ़े थे ना अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन, हाँ सर, उसी का बात कर रही हूँ। तो जिनको डायरेक्टली प्रोडक्ट से लिंक कर सकते हैं वो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, और जिसको प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते वो हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू द नेचर कितना हुआ? बोलो बोलो मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू द नेचर कितना हुआ?
अकॉर्डिंग टू द नेचर 3 है बेटा जी, अकॉर्डिंग टू द नेचर 3 है। 3 है सर। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, मतलब अदर एक्सपेंसेस। अकॉर्डिंग टू द ट्रेसेबिलिटी सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में देखो, दोबारा वही बोल दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे इनडायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ठीक है सर, ये तो बच्चा वाला बात होगी। 2 हेड खत्म। कौन कौन सा 2 हेड खत्म सर? अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, हाँ सर। अब आता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। काम वाइज, काम वाइज फंक्शन मतलब काम। सर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट, सेलिंग का कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, ये हुआ 4। रिसर्च का कॉस्ट एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कितना है? 6 6 6 6। ये अपने आप को याद दिलाओ। 3 2 6 आया अब तक। अकॉर्डिंग टू द नेचर 3, अकॉर्डिंग टू दी ट्रेसेबिलिटी 2, और फिर उसके अंदर कोई 3 3 ऊपर वाला। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन 6। क्या है 6? सबसे पहले प्रोडक्शन का खर्चा, प्रोडक्शन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर सेलिंग का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये वाला बहुत ही काम का है, क्योंकि ये तुमको गैस करने में बोलेगा। तुमको ये वाला भी गैस करने बोल सकते हैं, फंक्शन वाला भी। बताओ, तुमको नाम देके हम बताते हैं, बताओ कहां जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, सेल्समैन का सैलरी, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन बताओ कहां जाएगा? डायरेक्ट ना सर। बेटा जी सेल्समैन है, सेलिंग है। हाँ, सेलिंग कॉस्ट बोलो। यही अगर हम बोलता लेबर का वेजेस, जो मेरे मशीन पे काम कर रहा है उस लेबर का वेजेस, सर प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगा। अरे बेटा, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अच्छा फंक्शन, हाँ सर। अकॉर्डिंग टू द पढ़ लेना क्वेश्चन में ठीक से, क्या अकॉर्डिंग टू विच पूछा है। अरे बेटा, ये जितने खर्चों का नाम ले रहे हैं, जब हम बात, मान लो हम यही तो एग्जांपल पकड़ रहे हैं, सैलरी और लेबर कोई, ठीक है, सेल्समैन का सैलरी और लेबर का कॉस्ट। सर अकॉर्डिंग टू द अगर आप नेचर बोलते तो सेल्समैन का सैलरी जाता है एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट में, है ना? हाँ सर। और वो लेबर का वेजेस जाता है एम्प्लॉय कॉस्ट में, और सेल्समैन का सैलरी जाता है एक्सपेंसेस में। यही आप ट्रेसेबिलिटी का बात करते हैं तो लेबर का वेजेस जाता है डायरेक्ट कॉस्ट में, उसके अंदर भी वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में, और आपका सेल्समैन का सैलरी जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट में, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में। यही आप अकॉर्डिंग टू द फंक्शन बोलते तो वर्कर का लेबर का वेजेस जाता प्रोडक्शन के अंदर, और सेल्समैन का सैलरी जाता सेल्समैन सैलरी सेलिंग कॉस्ट के अंदर। तुमको ऐसे गैस करना पड़ेगा। अब अगला क्लासिफिकेशन क्या? नेचर ऑफ बिहेवियर। ऊपर खाली नेचर था पहला वाला, ये नेचर ऑफ बिहेवियर है, तुम खाली बिहेवियर याद रख लो। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट क्या होगा? देखो 5000 पीस बनाया और मेरा 50,000 रुपया खर्चा हुआ। 20,000 पीस बनाया तब भी मेरा 50,000 ही खर्चा हुआ। ये कैसा कॉस्ट है? फिक्स वेरिएबल की सेमी वेरिएबल? फिक्स्ड। फिक्स कॉस्ट है। एक और एग्जांपल देते हैं, 5,000 पीस बनाया, मेरा 10,000 रुपया लगा। 20,000 पीस बनाया, मेरा 40,000 रुपया लगा। ये फिक्स है कि वेरिएबल की सेमी वेरिएबल? सर ये वेरिएबल है। ठीक है, एक और लेते हैं हम, 5,000 पीस बनाया, 10,000 रुपया खर्चा हुआ। 20,000 पीस बनाया, 30,000 रुपया खर्चा हुआ। ये फिक्स है कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है? सर ये भी तो वेरिएबल ही लग रहा है। हाँ, यहीं फंस गया कि मेरे साथ। पता है फिक्स किसको बोलते हैं? जिनमें 2 क्वालिटी हो उनको उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। पहला क्वालिटी जो टोटल में चेंज नहीं हो लेकिन पर यूनिट बदलता रहे। आई रिपीट, फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो टोटल में नहीं बदले लेकिन पर यूनिट बदलता रहे।
जैसे देख लो ये 5000 पीस बनाया तो भी 50,000 रुपया लगा, और 20,000 पीस बनाया तब भी 50,000 लगा, टोटल में नहीं बदला ना। नहीं सर। लेकिन पर यूनिट निकाल के देखो, 50,000 को डिवाइड बाय 5,000 करो, 10 रुपये आएगा, और 50,000 को 20,000 से डिवाइड करो, 2.5 रुपये आएगा। 2.5। देख लो बदल रहे। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो टोटल में तो नहीं बदले लेकिन पर यूनिट चेंज हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो टोटल में बदले लेकिन पर यूनिट सेम रहे। देख लो 5,000 पीस बनाया तो 10,000 रुपया लगा, और 20,000 पीस बनाया तो 40,000 रुपया लगा, टोटल में बदल रहा है ना। हाँ सर। लेकिन पर यूनिट निकाल के देख लो, 10,000 बाई 5,000 करो 2 रुपये आएगा, और 40,000 बाई 20,000 करो तो भी 2 रुपये आएगा। आया मजा? ये मजा लेने लायक चीज है बेटा। अगर इसमें मजा नहीं आया ना तो लाइफ तुम्हारा मजा लेगा, अब फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसको नहीं समझ में आ रहा हमको दोबारा बोलना, हम सैटरडे ऑफलाइन आएगा एक बार, क्योंकि हमको कॉस्ट शीट का जो सम्स वाला पार्ट है वो ऑफलाइन कराना है हमको। तो जब ऑफलाइन आएगा हमको दोबारा बोलना ये बात एक्सप्लेन करने, लेकिन ये वीडियो फिर से देखना ये वाला पार्ट के लिए कम से कम। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है? देखो फिक्स कॉस्ट को क्या बोला था कि टोटल में सेम रहेगा लेकिन पर यूनिट बदल जाएगा। देख लो टोटल में 50,000 ही है, लेकिन पर यूनिट में 2 रुपया और 2.5 रुपया आ जा रहे हैं, है ना। हाँ सर। वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम क्या बोला था? टोटल में बदलेगा लेकिन पर यूनिट सेम रहेगा। देख लो 10,000 40,000 टोटल में बदल रहा है लेकिन पर यूनिट 2 रुपया ही आ रहा है। और सेमी वेरिएबल क्या होगा? सेमी वेरिएबल बोलते किसको है बेटा? सर जो टोटल में सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसमें पूरी तरीके से वेरिएबल भी नहीं है, पूरी तरीके से फिक्स भी नहीं, सेमी है, सेमी, है ना। हाँ सर। चेक करते हैं ये तीसरा वाला आइटम को, पर यूनिट टोटल में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हाँ बदल रहा है सर। तो ये यानी ये फिक्स तो नहीं है। नहीं। लेकिन तुम जब नेकेड आई से देखे, जब ब्लैंक आई से देखे, तुमको क्या देखा? ये तो वेरिएबल है। हाँ। लेकिन बेटा जी दोनों क्राइटेरिया में तोल के देखो तब पता चलेगा वेरिएबल है कि नहीं है। पर यूनिट निकाल के देखिए सर, 10,000 को 5,000 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 रुपये। लेकिन 30,000 को 20,000 से डिवाइड करो 1.5 रुपया। यानी ये पर यूनिट एक नहीं आ रहा, यानी ये एग्जैक्टली वेरिएबल भी नहीं है। सेमी ये एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, वो तो ब्लैंक आई से दिखा बेटा, है ना। एग्जैक्टली फिक्स्ड नहीं है, ये तो ब्लैंक आई से दिखा। हाँ। लेकिन एग्जैक्टली वेरिएबल नहीं है, वो चेक करना पड़ा। क्योंकि वेरिएबल होने का दूसरा फीचर क्या है कि सर वो पर यूनिट पे सेम आ जाना चाहिए, बट सर यहाँ आ नहीं रहे। ठीक बात। हाँ। अब अगर हम तुमको बोलता हमको इस 30,000 और 10,000 में कितना फिक्स और कितना वेरिएबल, ये तो समझ में आ गया, ये सेमी वेरिएबल है। हाँ सर। अब अगर हम तुमको ये बोलता हमको इसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग करके दिखाओ, तो 10,000 फिक्स होता है, 20,000 वेरिएबल। ओ बाबा रे, इतना सीधा होता ना बेटा जी तो हम तुमको बोलते नहीं करने के लिए। देखो मजा, ये चीज सीख के जाना बेटा, जो भी बता रहे हैं बहुत काम का चीज है। कॉस्टिंग में बहुत जगह जिंदगी बचाएगा ये तुम्हारा। सुनना, हम क्या करेगा? हम करेगा चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, उससे मेरा आएगा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। चलिए कीजिए, चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है? 10,000 से 30,000 हो गया टोटल कॉस्ट, 20,000 बदला। डिवाइडेड बाई क्या लिखा है? चेंज इन क्वांटिटी आउटपुट, कितना आउटपुट बदला है सर? 5,000 से कितना आउटपुट किया आप? 20,000 ये था ना सर। सर आपका आउटपुट 15,000 बदला है बेटा, है ना। हाँ। आउटपुट 15,000 से बदला है, तो 20,000 बाई 15,000 कीजिए, क्या आएगा रेट? $1.33 1.33 is your variable cost per unit। अब आसान हो जाएगा। 1.33 एक पीस का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 5,000 पीस का वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 5,000 इंटू 1.33 करो,
6,666। ट्रिपल 6666 हाँ हम इसको 66667 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद ही शायद 66 ही आया होगा। हाँ सर। तो ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो बेटा जी अगर 10,000 में 667 वेरिएबल है तो बाकी फिक्स्ड है। तुम्हारा 5 यूनिट के लिए 10,000 कॉस्ट लगा है ना। हाँ तो तुमको जब ये पता चल गया कि 5 यूनिट के वेरिएबल कॉस्ट 667 है तो बाकी वेरिएबल कॉस्ट होगा कितना आएगा। 10,000 में 667 गया तो वही 4 × 3 3,300। हाँ ये तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है और ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है। सर चेक करना चाहते हो चलो इसको 20,000 पे भी अप्लाई करके देखो सेम फिक्स कॉस्ट आएगा। तुम्हारा 1.33 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ तो तुम 20,000 पीस जब बना रहे हो तो 20,000 इंटू 1.33 कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट। 26,600। 26,600 एग्जैक्ट आ गया। हाँ सर। ठीक है कोई बात नहीं वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि पॉइंट में आंसर है कोई बात नहीं। और तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 40,000 लग रहा है 30,000 तो लग रहा है ठीक है 30,000 लग रहा है। हाँ 20,000 के लिए 30,000 लग रहा है ना टोटल कॉस्ट। हाँ सर। तो 30,000 में से 26,600 माइनस करो 3,400। अब भाई 3,300 राउंड फिगर में क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारा सर है पॉइंट में आंसर था फ्रैक्शन की वजह से। हाँ फ्रैक्शन की वजह से देख लो आ रहा है ना फिक्स उतना ही घूम फिर के। तो फिक्स वही होता है ना जो पर यूनिट बदले नहीं। हाँ तो देख लो 5,000 में भी फिक्स हुआ लगभग 3,400 आ रहे और 20,000 में फिक्स हुआ लगभग 3,400 आ रहे। तो निकालने का तरीका यही होता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे दे तो पहले हम क्या करेंगे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर टोटल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है हाँ वो जो आएगा वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आएगा। अब हम जिस भी एक आइटम से मल्टीप्लाई कर ले या तो 5,000 मल्टीप्लाई 1.33 कर ले तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट पता है 5 यूनिट के लिए सेमी वेरिएबल वाला तो उसमें से वेरिएबल माइनस कर लो तो फिक्स बचा। वैसे ही 20,000 पे भी तुम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तुम किसी एक पे हम तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई कंफर्म करके केवल दिखाया वरना तुम किसी एक में निकाल लो और तुम बोल लो यही मेरा फिक्स कॉस्ट है। ठीक है हाँ सर। आखिरी वाइज बचा सर अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन। तो प्रोडक्शन या ऑपरेशन के हिसाब से एक होता है जॉब कॉस्ट मतलब एक पर्टिकुलर काम को पूरा करके देने का कॉस्ट। एक होता है बैच कॉस्ट मतलब एक बार में जितना पीस निकले उसका कॉस्ट। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आता है। एक होता है प्रोसेस कॉस्ट जब यूनिट बहुत सारे प्रोसेसर से गुजरे तो पर प्रोसेस कॉस्ट। एक होता है ज्वाइंट कॉस्ट एक ही रॉ मटेरियल से 3-4 आइटम बने तो उस रॉ मटेरियल का खर्चा को बंटवारा करना। तो 5 टाइप का अकॉर्डिंग टू दी प्रोडक्शन या ऑपरेशन होता है जॉब कॉस्ट बैच कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट। तुमको ये नाम याद होने जरूरी है। ये रहा वो चार्ट जो अभी तक ऊपर थ्योरी पढ़ रहे थे ये रहा वो चार्ट। बाय नेचर 3 है बाय ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट 2 है बाय फंक्शन 6 है बाय नेचर है या बिहेवियर वाइज 3 है एंड बाय ऑपरेशन या प्रोडक्शन वाइज 5 है। ये नाम तुमको याद रहने चाहिए तुम्हारे एमसीक्यू में काम है। आई एम स्टॉपिंग इट ओवर हियर क्योंकि अब सीधा प्रैक्टिकल पार्ट है जो हम लोग सैटरडे को जब बैठेंगे तो उस दिन हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। बस क्या देखो यहाँ तो वही चीज दिखाया दोबारा देखो मटेरियल को भी कितना टाइप में बांटा 2 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर वैसे ओवरहेड को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है ना। हाँ सर। अब एक बात देखना मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बांट दिया सारे के इनडायरेक्ट को मतलब मटेरियल का इनडायरेक्ट लेबर का इनडायरेक्ट और ओवरहेड का दोनों ही डायरेक्ट तो चाहे इनडायरेक्ट सबको क्या बोलते हैं ओवरहेड। हम क्या बोला मटेरियल का इनडायरेक्ट लेबर का इनडायरेक्ट एंड अदर एक्सपेंसेस का डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट दोनों सबको क्या बोलते हैं ओवरहेड। फिर ओवरहेड को 4 कैटेगरी में बांटा जो ऊपर तुम नाम पढ़े थे वो फंक्शन वाइज हाँ प्रोडक्शन वाइज एडमिनिस्ट्रेशन वाइज सेलिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वाइज। ठीक है हाँ सर। ये ब्रेकअप यहाँ इतना लंबा चौड़ा दिया है वो पढ़ने का जरूरत नहीं है खाली इसमें एग्जाम्पल ढूंढ के पढ़ना।
कि किसमें क्या आइटम आता है, और वो भी चिंता नहीं है, जब हम कॉस्ट शीट करवाएगा ना तो वो आइटम हम याद करवा देगा कि कौन से फंक्शन में कौन सा आइटम जाता है। ये रहा वो फॉर्मेट जो अपने उस क्लास से करेंगे ऑफलाइन में।